जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुधार और स्वागत करती हूं आपका एक ऐसे वीडियो में जहां केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से जुड़े हर मुद्दे, हर अपडेट सही समय पर शेयर होती रहती है। चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले वो टॉपिक देख लेते हैं जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई। देखिए 8वें वेतन आयोग पर एक नई अपडेट सामने आई है। हमारे केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स जिस 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 8 सीपीसी में उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। अब इस बढ़ोतरी के जो प्रयास है जो बेहद ही जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा मेमोरेंडम जब 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने जाएगा जिसमें फिटमेंट फैक्टर को लेकर बात कही हुई होगी और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के और अदर जो कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं इनके वेलफेयर से जुड़े और बहुत सारे मुद्दे शामिल होंगे। तो ऐसे में ये मेमोरेंडम जो है अपने आप में बेहद ही खास हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई एक नई अपडेट जो कल ही निकल कर आ रही है इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे अभी भी देखिए बहुत सारे हमारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जो ओआरओपी के एरियर को लेकर परेशान हो रहे हैं, यानी ओआरओपी का एरियर नहीं मिला है, ओआरओपी 1, 2 या 3 का एरियर नहीं मिला है। इसके साथ एमएससीपी या एसीपी को लेकर परेशान है। तो आज की इस वीडियो में इसको लेकर क्या कार्रवाई करनी है ये देखेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे कि बढ़े हुए महंगाई भत्तों का ऐलान कब तक होगा। ऑलरेडी इस पे लेट हो चुका है। केंद्र सरकार अमूमन मार्च महीने में इसका ऐलान कर देती है, लेकिन अभी तक जो है बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसे में कर्मचारी और पेंशनर्स को कब तक इंतजार करना पड़ेगा, ये बात होगी आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स जिनमें पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ, ऐसे कुछ कमेंट्स हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर जानकारी मांगी है, पेन्यूरी ग्रांट हो, सर्कुलर 568 का एरियर भी अभी तक कई सारे पेंशनर्स को नहीं मिला है और सीपी ग्राम के नंबर की मांग की गई है। कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया। तो चलिए इसी जानकारी के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करिएगा ताकि यूट्यूब जो है हर एक कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तक इस वीडियो को पहुंचाए। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसके साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत में करूंगी 8 सीपीसी पर जो एक नई अपडेट आई है उससे। देखिए आज 8 सीपीसी की हर अपडेट जो है, अगर आप रेगुलर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगी। जैसे मार्च महीने में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, एनसी जेसीएम स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी और इसमें अलग अलग जो संगठन है, छोटे बड़े सभी संगठन जो है वो साथ में आए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है एनसीजेसीएम स्टाफ सेट की, इन्होंने मेमोरेंडम को लेकर डिस्कस वगैरह किया था। फिर हालांकि ये भी कहा गया था कि एक हफ्ते तक आप दिल्ली में ही रहिए ताकि विस्तार से इसके बारे में चर्चा हो सके। अब देखिए चाहे मैं बात करूं यहाँ पर एनसीजेसीएम स्टाफ साइड जो कर्मचारी संगठनों में सबसे एक बड़ा संगठन है, इसके साथ साथ और भी छोटे बड़े संगठन हैं जो अपनी बात 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक पहुंचाना चाहते हैं। अब इन सभी के लिए अपना जो मेमोरेंडम है ये सबमिट कराने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल। अब इस 30 अप्रैल से पहले पहले एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने 13 अप्रैल 2026 को एक बड़ी मीटिंग बुलाई। अब इस मीटिंग में ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसके सदस्य वगैरह ये तय करेंगे कि जो फाइनल मेमोरेंडम 8वें वेतन आयोग की कमेटी को जाना है उसमें कौन कौन सी मांगे रखनी है। इसलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि 13 अप्रैल की ये मीटिंग जो है ये बेहद ही खास हो जाती है अपने आप में, क्योंकि हम सिर्फ उम्मीद करते हैं कि 8वें वेतन आयोग में हमारी सैलरी या पेंशन में बढ़ोतरी, पर इस बढ़ोतरी के लिए जो प्रयास होते हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, बेहद मायने रखते हैं। और इसी वजह से 13 अप्रैल की ये जो मीटिंग है ये अपने आप में काफी बड़ी। अब डिस्कशन वगैरह होगा 13 अप्रैल को और एक मेमोरेंडम जो है वो फाइनल मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा जो 30 अप्रैल से पहले पहले हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी को सबमिट किया जा सके। तो ये अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर नई अपडेट थी जिसको मैंने शेयर किया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ऐसे पेंशनर्स के लिए जिनको अभी तक ओआरओपी का एरियर नहीं मिला है या एमएससीपी या एसीपी को लेकर परेशान है, नहीं मिला है। लागू है एसीपी 2003 के मध्य में और 2005 से पहले रिटायर होकर आए हैं या 2006 में या उसके बाद रिटायर होकर आए हैं, ऐसे सभी पेंशनर्स को एसीपी एमएससीपी लागू है।
उसके पहले जो पेंशनर्स आई हैं उनको लागू नहीं है। कल मैंने बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स का जवाब दिया है जहां पेंशनर्स ये कह रहे थे कि हम 2003 में रिटायर होकर आए हैं और हमें एसीपी नहीं मिल रहा, या 2002 में रिटायर होकर आए हैं, 2001 में रिटायर होकर आए, हमें एसीपी नहीं मिला है, इसको लेकर क्या कार्रवाई करें, हमें एसीपी लागू है। तो शायद आपने सोशल मीडिया में कोई ऐसा एक वीडियो देखा है जहां इसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जिस भी वीडियो में जो जानकारी देखते हैं, अगर उससे संबंधित कोई क्वेरी है आपकी तो आप उन्हीं से पूछिए, आप उसके बारे में उसी से बात करिए, क्योंकि इस चैनल में जो मैं जानकारी शेयर करती हूँ उसकी जवाबदारी मेरी होती है। दूसरे चैनल वाले जो सही गलत जानकारियां चला रहे हैं या बता रहे हैं उसकी जानकारी मेरी नहीं है। बाकी 2003 से पहले जो भी पेंशनर्स आए हैं उनको एसीपी लागू नहीं है। अगर आप कोर्ट केस भी करेंगे तो इसमें आप नहीं जीतने वाले, क्योंकि पॉलिसी मैटर जो होते हैं उसको बदला नहीं जा सकता है। चलिए, लेकिन यहाँ पर हम बात कर देते हैं ओआरओपी एरियर। ओआरओपी एरियर अभी बहुत सारे हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है। कहीं ओआरओपी 2 नहीं मिला है, कहीं ओआरओपी 3 के हिसाब से उनकी पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ है। तो उनको क्या करना है? सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करानी है। आपको स्पर्श में जाकर अगर आप ग्रीवेंस देंगे तो इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होगी। महीनों महीनों तक आपकी ग्रीवेंस का आपको जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने सीपी ग्राम पे कंप्लेन दर्ज करा दी तो बेहद ही जल्दी इसका जो है निवारण हो जाएगा। ये एरियर पूरा कैलकुलेट वगैरह करके आपके खातों में आ जाएगा। और ऐसा ही मसला एमएससीपी या एसीपी को लेकर है। जब आप एसीपी या एमएससीपी को लेकर कार्रवाई करते हैं, कंप्लेन दर्ज कराते हैं, तो स्पर्श में मत करिए, आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करिए। सीपी ग्राम जो है सीधे ये कंप्लेन आपकी रिकॉर्ड तक भेजेगा, रिकॉर्ड इसका पार्ट 2 ऑर्डर करेगा, फिर पीओआर के पास ये जाएगा और ये सारा जो प्रॉब्लम है आपकी एमएससीपी नहीं जो मिल रही है उसके बारे में काम होगा और ये एरियस वगैरह आपके खातों में क्रेडिट भी होगा, क्योंकि एसीपी एमएससीपी का भी एरियस बनता है। जितनी लेट ये मिलती है उतना लाखों का एरियर बनता है। इसके बारे में जरूर से ध्यान रखिए। फिर भी कुछ अगर प्रॉब्लम है आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि डीए का ऐलान कब तक। जैसे कि मैंने कहा था कि ऑलरेडी इसमें लेट हो चुका है। 1 जनवरी 2026 से हमारे महंगाई भत्तों जो 2% की बढ़ोतरी हुई है, इसका ऐलान केंद्र सरकार कब करेगी, आज हर एक कर्मचारी पेंशनर से जानना चाहता है। अमूमन ये देखा जाता था कि मार्च महीने में केंद्र सरकार जो है बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा कर देती थी। इसके बाद लेटर्स वगैरह जारी हो जाते थे, पहले कर्मचारियों के लिए फिर पेंशनर्स के लिए, और इसके बाद बैंक या जो हमारा स्पर्श विसीरिय है इस पैसों का भुगतान कर देता था। और इस बार क्योंकि मार्च महीने में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्तों का ऐलान नहीं किया, हालांकि बीच में इसको लेकर ये भी खबरें आ रही थी कि केंद्र सरकार डीए मर्ज की तैयारी करती है, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा डीएमर्स को लेकर अभी तक नहीं आई है। ना किसी सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार डीएमर्स की तैयारी कर रही है। ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है, तो इस बात को तो हम साइड पर ही रख देते हैं कि डीएमर्स केंद्र सरकार करेगी 8वें वेतन आयोग से पहले। लेकिन जो 2% की बढ़ोतरी हुई है महंगाई भत्तों की, उसकी ऐलान जो है केंद्र सरकार कब कर सकती है? अगर उसके बारे में बात करें तो 15 अप्रैल से पहले पहले हो सकता है कि ये बढ़े हुए महंगाई भत्तों की जो घोषणा है वो हमें सुनने के लिए मिल सकती है। ऐसी पीआईबी की रिपोर्ट आ सकती है। यानी अब जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें ये फैसला संभव है, लेकिन फिर भी फाइनल जो है ये तभी कहा जाएगा जब इसको लेकर कैबिनेट को अप्रूवल मिल जाएगा और पीआईबी की रिपोर्ट आ जाएगी। तो तब तक इंतजार करिए, जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, और कमेंट्स के जो टॉपिक थे वो तो आज के इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कह दिए, तो एक एक करके उन सभी कमेंट्स के जवाब दिए। देखिए, डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि मेरी माता जी की पेंशन अभी तक नहीं आई है, और ये कल का कमेंट है। मुझे जब मैं कमेंट्स ढूंढ रही थी जवाब देने के लिए, लेटेस्ट वीडियो में जो भी मुझे कमेंट्स आए हैं उन सबके जवाब आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो उसमें यानी कल के वीडियो में मुझे ये कमेंट्स आया था कि जो हमारी पेंशन है वो अभी क्रेडिट नहीं हुई। तो देखिए, आपने पूरा डिटेल नहीं लिखा कि आपकी पेंशन स्पर्श से आ रही है, बैंक से आ रही है, क्योंकि देखिए अगर बैंक से आ रही थी और रुकी है तो हो सकता है कि आपका माइग्रेशन हो गया उस पर्स में, आपको पता नहीं चला हो, इस वजह से ये पेंशन नहीं आई। लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट ना हुआ हो, बहुत सारे रीजन है। आप आपके बैंक में विजिट करिए, बैंक ब्रांच से बात करिए, तो आपको पता चलेगा इसको लेकर क्या दिक्कत है। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम अभी तक मेरे बाबा का पैसा नहीं आया है, 5 महीने हो गया है। वो एक एक्स सर्विसमैन है। देखिए, 5 महीने हो गए हैं और पेंशन नहीं आया है, तो संभव है कि माइग्रेशन पर्स में हो गया होगा,
क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि एक बार स्पर्श में माइग्रेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको कुछ कार्रवाई खुद से भी करनी होती है। स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह भी सबमिट कराना होता है ताकि आपकी पेंशन न रुक जाए। इसके लिए आपको 2-3 महीने मिलते हैं, लेकिन इससे ज्यादा का अगर समय हो जाता है तो पेंशन स्पर्श रोक देता है। तो आप थोड़ा ये चेक कर लीजिए कि आपका कहीं माइग्रेशन तो है जो है वो स्पर्श में नहीं हो गया है, या इसके लिए सबसे बेहतर उपाय यही होगा कि बैंक में विजिट करिए, बैंक ब्रांच से बात करिए कि सारी गड़बड़ियों के बारे में वही आपसे वो बता पाएगा। लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं हुआ हो, इस वजह से भी जो है पेंशन रुक सकती है, तो बहुत सारी वजह हो सकती है। और बिना किसी वजह के अगर बैंक पेंशन क्रेडिट नहीं कर रहा तो आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं सीपी ग्राम में कंप्लेन कैसे करनी है इसके बारे में भी बात करने वाली हूँ। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि राम राम मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट होने के बाद क्या बच्चों की पढ़ाई का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा मिलता है? सब बिल्कुल, जो हमारे पेंशनर्स है डिफेंस के उनको भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा मिलता है। जो सर्विस में रहते हुए एक सर्विंग जो पर्सन है उनको जो मिलता है 24,000 के आसपास जो रकम है, या कुछ ज्यादा ही है शायद या कम है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पेंशनर्स की जानकारी है मेरे पास। जो पहले 12,000 मिलते थे एक बच्चे के, अभी उसको बढ़ा के उस अमाउंट को बढ़ा के 24,000 रुपए कर दिया है। यानी माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस जो ये अमाउंट है इसको बिल्कुल डबल कर दिया है। तो इसके बारे में आप जरूर से ध्यान रखें, क्लेम जरूर से करिएगा। और जब आप सबमिट कराते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बच्चों का जो रिजल्ट वगैरह होता है वो सबमिट कराते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम समय समय पर इसके बारे में भी बात करते रहते हैं, केस भी क्या जो लेटर्स वगैरह आता है वो शेयर करते रहते हैं। तो जो भी क्लेम करते हैं तो वो बिना किसी गलती के सही तरीके से क्लेम करिएगा। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि दीदी जी राम राम, 8वें वेतन आयोग की सैलरी कितनी बढ़ेगी? देखिए ये हमारी एक फैमिली पेंशनर्स का कमेंट है और मुझे बेहद खुशी होती है जब कोई हमारी फैमिली पेंशनर्स है वो इस तरीके से कमेंट्स करती हैं, सवाल पूछती है 8वें वेतन आयोग को लेकर, महंगाई भत्तों को लेकर, और ये जानना चाहती हूँ कि उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। देखिए मैं आपको मंजू जी, मैं आपको यहाँ पर इसका जवाब दे दूं कि 8वें वेतन आयोग की सैलरी, हमारी सैलरी या पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी जो फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से जो सबसे सटीक लग रहा है वो 1.92 है। तो अभी आपकी जो बेसिक आ रही है उससे आप 1.92 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस देख सकती हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मेरी माँ 71 साल की हो गई हैं और मेरे पिताजी 7 साल आर्मी की नौकरी करके घर आ गए और घर पर ही उनकी जो है डेथ हो गई थी। माँ को सरकार की तरफ से कोई भी पेंशन नहीं मिलती है और कुछ भी नहीं मिल रहा रिकॉर्ड से। जिला सैनिक बोर्ड जाकर भी लेटर भिजवा चुके थे और अभी तक इसको लेकर कुछ नहीं हुआ। आपसे निवेदन है कि आप कुछ करिए। सर ये पेनोरी ग्रांट का अगर मामला है तो मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगी। जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, आपको मेरे नंबर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, मुझे कांटेक्ट करिए, मैं पेनोरी ग्रांट शुरू कराने में जरूर से मदद करूंगी। देखिए यहाँ पर आपने जब ये कमेंट किया है तो इसके माध्यम से हमारे बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, मैं उनको भी ये बात बता दूं। देखिए कोई भी ऐसे हमारे जो एक सर्विसमैन है जिन्होंने अपनी सर्विस पूरी नहीं की, क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं की, 10 साल से पहले घर पे आ गए हैं, 15 साल से पहले घर पे आ गए हैं, उनकी पेंशन नहीं बनी है और फिर उनकी मृत्यु के बाद उनका जो परिवार है, उनकी जो वाइफ है, उनको भी पेंशन नहीं मिलती। ऐसे में अगर उनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है तो केंद्र सरकार जो है या रक्षा मंत्रालय उनको पेन्यूरी ग्रांट देता है, यानी उनको पैसों की मदद मिलती है। पहले जहां एक जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको 4,000 रुपए मिलते थे, वहीं पर अब उनको 8,000 रुपए कर दिए हैं माननीय रक्षा मंत्री जी ने। तो ऐसे में हमारा सभी का ये फर्ज है कि हमारे एक भूतपूर्व सैनिक की पत्नी कोई हमारे आसपास ऐसी रह रही है जिनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, इस तरीके से वो पेन्यूरी ग्रांट के लिए एलिजिबल है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले हमारे आर्मड के ही एक पेंशनर्स हैं, उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने उनके पास में जो एक माताजी रह रही है उनकी पेन्यूरी ग्रांट शुरू कराने में मुझे कॉल किया था और हमने उनका कामकाज भी शुरू कर दिया है। अब आप समझिए वो जो लेडी है उनके पास उनके हस्बैंड का सिर्फ एक आर्मी नंबर ही है और वो भी उनको वहां से मिला जहां उनको जो एक सेना मेडल मिला था, उस सेना मेडल के पीछे लिखा हुआ था आर्मी नंबर के हिसाब से। ये पूरा जो डाटा उसका रिकॉर्ड निकलवाएंगे और उसके उनकी जो पेन्यूरी ग्रांट है वो शुरू करवाएंगे। तो आज जो काम ये हम कर रहे हैं उसमें हमारे पेंशनर्स भाई भी हमारी मदद कर रहे हैं, जिसकी मुझे बेहद उम्मीद करती हूँ कि आपके आसपास कोई ऐसी माताजी होंगी जिनको पेन्यूरी ग्रांट की जरूरत होगी तो उनके नंबर हम तक जरूर पहुंचाएंगे या उनकी बात हमसे कराइए ताकि हम उनकी पेन्यूरी ग्रांट शुरू करवाएं। चलिए इसके साथ हम सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं।
देखिए, एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मैं 30 अप्रैल 2008 का रिटायर हूँ और नेवी से। इन्होंने अपना रैंक वगैरह लिखा है। 26 साल मेरी क्वालिफाइंग सर्विस है। क्या मुझे सर्कुलर 568 का पैसा नहीं मिल सकता? क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, बताइए। और अगर है तो मुझे इसके लिए क्या कार्रवाई करनी है, ये भी बताइएगा। देखिए सर, सर्कुलर 568 जो है वो 2006 का सर्कुलर है और आप बता रहे हैं कि आप 2008 में रिटायर हो गए हैं। तो आप 2006 में तो आप सर्विस में थे, तो सर्कुलर 568 जो है आपको लागू ही नहीं है। तो इसको लेकर आप कंप्लेंट भी मत करिएगा, कार्रवाई भी मत करिएगा। सर्कुलर 568 ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए है जो 2006 से पहले रिटायर होकर आए थे, तो उनकी पेंशन में विभिन्नता थी। उन सभी की पेंशन को एक करने के लिए, समान करने के लिए ये सर्कुलर 568 जो है जिसको लागू किया गया था, जो लागू हुआ था 1/1/2006 को। तो आप तो ऑलरेडी उस समय सेवा में थे, इसलिए आपको ये सर्कुलर लागू नहीं होता है। देखिए, इस बारे में मैं क्लियरली बात इसलिए भी करती हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जिनको ये नहीं पता होता है कि वो जो जिस सर्कुलर के बारे में हम या दूसरे चैनल वाले बात करते हैं वो उनको लागू होता या नहीं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ अपनी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा ऐसे कमेंट शामिल करने के लिए, जिससे हमारे पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स के दिमाग में अगर कोई डाउट है ऐसे सर्कुलर्स वगैरह को लेकर, तो वो भी क्लियर हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सर्कुलर 568 को लेकर ये बात जो मैंने कही वो समझ में आ गई होगी। और आज में जितने भी कमेंट्स के मैंने जवाब दिए, उन सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को अगर इन सभी कमेंट्स के जवाब मिल गए हैं तो मुझे छोटा सा कमेंट कि हाँ, हमें हमारे सवालों के जवाब मिल गए, ऐसा लिखकर जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले जो ये मैं प्रयास कर रही हूँ वो हमारे पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचे। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसे लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।